सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज के इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। राजनीति विज्ञान में और आपके भारतीय राज्य व्यवस्था में जिस बिंदु से आप लगभग सभी विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, आर्टिकल से याद करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल रहता है आपके काम, आज से वो टॉपिक शुरू हो रहा है और यहीं से आपके आर्टिकल्स वो लगातार रहेंगे और उन आर्टिकल्स को आपको याद करना है। तो ये अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा काम आपके शुरू होने वाला है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मेरी भाषा में आपको कहूँ तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल्स आपके सारे के सारे ठीक वैसे याद हो जाएंगे जैसा आप याद करना चाहते हैं और जितने आपके लिए ज़रूरी है वो सारे आर्टिकल्स आपके याद हो जाएंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैं थोड़ा सा आपसे कहूँ, और थोड़ा सा आसान तरीका हम थोड़ा सा अपनाएंगे याद करने का आर्टिकल्स को, फिर आपके आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो इस बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसका याद न होना इस तरीके से लोड लेंगे तो फिर वो याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिए और देखिए, एक दो क्लास बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आर्टिकल्स आपको याद हो रहे हैं। वो आर्टिकल्स जो आपके याद नहीं हो रहे थे वो आपको याद हो रहे हैं, और जैसे एक दो दिन में ये कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे फिर बाद में आप वो सब आर्टिकल्स याद कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं और राष्ट्रपति के इस टॉपिक को हम कई चरणों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति पद के गठन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से चुनाव होता है, कार्यकाल कितना होता है, पद से कैसे हटाया जाता है, इसके अलावा इसकी शपथ वगैरह का जिक्र, वो सारा जिक्र उससे संबंधित वो सारी बात करेंगे। फिर हम उसकी सामान्यकालीन शक्तियों की बात करेंगे, फिर हम उसकी आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इस बारे में, शुरू करते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति हम शुरू करें इससे पहले आप पढ़िए, इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति संविधान में कहाँ पे कौन से आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया गया है। वहाँ से आपके उन आर्टिकल्स को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप जानते हैं राष्ट्रपति केंद्र सरकार का हिस्सा है कि राज्य सरकार का हिस्सा है? आपको पता है कि चूंकि केंद्र सरकार का हिस्सा है और केंद्र सरकार का जिक्र संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो वो भी आप जानते ही हैं। संविधान का एक भाग है भाग 5, और भाग 5 में जिक्र है केंद्र सरकार का। सारी केंद्र सरकार के समस्त बिंदु उस भाग 5 में दिए गए हैं, और भाग 5 का विस्तार वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और आर्टिकल 151 तक जाता है। लगभग 100 आर्टिकल्स हैं। इसमें केंद्र सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब दी गई है, और इसका शीर्षक है संघ सरकार या केंद्र सरकार। संघ या केंद्र, वो इसका शीर्षक है। ठीक है, लेकिन इस भाग 5 में भी चूंकि 100 आर्टिकल्स हैं, तो संविधान निर्माताओं ने इसे भी एकदम अलग अलग खंड के हिसाब से डिवाइड किया है। इसके 5 अध्याय बनाए हैं। देखिए, संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को कितना बेहतर तरीके से बनाया है। तो इसका अध्याय 1 और अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है, और इसमें दी हुई है कार्यपालिका, मतलब केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जिक्र भाग 5 के अध्याय 1 में है। और कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सारे कार्यपालिका का हिस्सा हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 2 वो है अनुच्छेद 79 से शुरू होता है और आर्टिकल 122 122 तक इसमें दिया हुआ है व्यवस्थापिका, केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका। और आप जानते हैं केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका का नाम संसद है, तो मतलब ये कि संसद का जिक्र भाग 5 के अध्याय 2 में है। फिर देखिए अध्याय 3, और अध्याय 3 में अनुच्छेद 123, और इसमें आपके अध्यादेश, एक ही अनुच्छेद है केवल, और वो अध्यादेश। अगर आप भाग 5 का अध्याय 4 देखते हैं तो ये आर्टिकल 124 से शुरू होता है और आर्टिकल 147 तक जाता है, और इसमें है न्यायपालिका
और केंद्र पर सरकार की न्यायपालिका में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। ठीक है। फिर आप अगर जब अध्याय 5 देखते हैं तो वो है अनुच्छेद 148 से आर्टिकल 151 तक, और इसमें दिया हुआ है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में आप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो भाग 5 और भाग 5 के ये जो 5 अध्याय, उसका इस तरीके से हम इस पूरे आर्टिकल्स को इन विभिन्न अध्यायों में वो इसको बांट सकते हैं, विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रपति का संबंध चूंकि कार्यपालिका से है, तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जिक्र संविधान के भाग 5 के पहले अध्याय में किया गया है। और पहला अध्याय कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक है। तो आर्टिकल 52 से 78 के बीच राष्ट्रपति भी होगा, उपराष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री भी, मंत्रिपरिषद भी। अब देखिए, 52 से 78 को मैं आपको और थोड़ा सा आगे बांट के बताऊं तो अनुच्छेद 52 से 78 तक, मतलब भाग 5 के पहले अध्याय में क्या दिया गया है, समझिए आप। सबसे पहले अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक यहां जिक्र है राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का कैसे पद से हटा सकते हैं, उसकी शपथ का जिक्र किया गया। सारी बातें इसमें हैं। आकस्मिक रिक्ति कैसे होगी, सब बातें हैं। आप जब बात करते हैं आर्टिकल 53 से आर्टिकल 69 तक, तो उसमें जिक्र है उपराष्ट्रपति का। फिर देखिए आर्टिकल 70 और 71, इन दोनों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों का जिक्र है। उन दोनों से संबंधित कुछ बातें हैं जो आर्टिकल 70 और 71 में दी गई है, हम बात कर लेंगे आगे। आर्टिकल 72 में जिक्र है राष्ट्रपति के क्षमादान का, वो आपको पता ही होगा। आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वो उन विषयों तक होगा जहां तक संसद को विधि बनाने की शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं, उनका विस्तार कहां तक होगा, इसका जिक्र किया गया है कि वो उनका विस्तार उन विषयों तक रहेगा जिन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। उन विषयों पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की कार्यपालिका को होगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 74 और 75 की बात करते हैं जब हम, तो इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसका जिक्र आपके आर्टिकल 74 और 75 में है। जब आप बात करते हैं आर्टिकल 76 की, तो इसमें है महान्यायवादी। जब आप बात करते हैं आर्टिकल 77 की, तो इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, तो वो आर्टिकल 77 में है। और जब आप बात करते हैं आर्टिकल 78 की, तो इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 78 के बारे में। तो इस अध्याय पहला अध्याय जो है, उसको हम और अगर बांटना चाहें तो ऐसे बांट सकते हैं। राष्ट्रपति चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति का वर्णन 52 से 62 तक है। आर्टिकल 70, 71 और 72 में है। आर्टिकल 77 में है। ये आर्टिकल्स हम बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जिक्र इसमें किया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें इन आर्टिकल्स में की गई है। ठीक है। तो ये आर्टिकल्स ऐसे हैं। अभी आपके फिलहाल ये आर्टिकल्स याद नहीं होंगे। अभी मैंने केवल ये बताने का मेरा उद्देश्य है कि किसी भी चीज़ को जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो अगर पहले आप उसको पूरा विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, बांट करके, अलग अलग विभाजित करके जब आप पढ़ते हैं, तब आपको एक मोटी एक समझ आपके उस बारे में डेवलप होती है। और वो डेवलप हुई समझ आपके उन सब चीज़ों को याद करने में और अच्छे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से याद करने में आपकी मदद करती है। तो पहले आपने भाग 5 को डिवाइड किया 5 अध्यायों में,
फिर आप पहले अध्याय को डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को समझ पाने में आपके आप मतलब सफल होंगे। हम संसद के उस अध्याय को जब संसद पढ़ेंगे वहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जहाँ सुप्रीम कोर्ट करेंगे वहाँ करेंगे, वो सब चीज़ों को हम वहाँ उस तरीके से करते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए हम राष्ट्रपति के संबंध में बात करते हैं आर्टिकल 52 से 62 तक। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति की शुरुआती बातों की चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि इन आर्टिकल्स के अलावा भी कई आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में जिनमें राष्ट्रपति के संबंध में कुछ बातें कही गई है। जैसे संसद में भी, संसद के जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी राष्ट्रपति की, चूंकि वहाँ पे संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति, तो कई आर्टिकल्स जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की है, तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति से संबंधित हुआ। आर्टिकल 111 में आप जानते हैं संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति साइन करता है, तो उसका संबंध राष्ट्रपति से हुआ। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। कई आर्टिकल्स आएंगे ऐसे जिनका संबंध राष्ट्रपति से होगा, और जहां जहां वो आर्टिकल्स आएंगे हम उनकी बात करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, और शुरुआत करता हूं मैं आर्टिकल 52 से। मैं 52 और 53 को उस तरीके से पढ़ाता हूं, उसके बाद हम आगे बिंदु के आधार पर आगे पढ़ते चले जाएंगे। सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे आपके, चिंता करने की कहां दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद को स्थापित करने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 है। ठीक है, अनुच्छेद 53 कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बल्कि अभी जो रीट परीक्षा हुई थी एसएसटी में प्रश्न आया था आर्टिकल 53 के बारे में, और कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो वो आर्टिकल 53 कहता है, और ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। पूरी लाइन है, केवल इतना याद रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वो खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये आर्टिकल 53 ने कहा। ठीक है, देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। ये दो आर्टिकल्स तो आपको उस तरीके से याद करने हैं, मैं आगे बिंदु के आधार पे सारी बात आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में। पद हेतु योग्यताएं क्या क्या है, और योग्यताओं का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 58 में, और आर्टिकल 58 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी कि एक तो वो भारत का नागरिक होगा, दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी ये कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए लोकसभा का सदस्य हो ये नहीं कहा गया, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए जो किसी लोकसभा के सदस्य में होती है। लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं है। फिर चौथी है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चार योग्यताओं का जिक्र आपके राष्ट्रपति पद के लिए किया गया कि राष्ट्रपति पद पर चुनाव वही लड़ सकता है जिनमें ये चार किस्म की योग्यताएं होंगी। नागरिकता के लिए कहा गया कि नागरिक भारत का जन्मजात नागरिक हो, जरूरी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वो अमेरिका का जन्म से नागरिक हो। भारत में अगर नागरिकता बाद में मिली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब ये कि 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, और 35 वर्ष की आयु भारत में राष्ट्रपति पद के लिए है, उपराष्ट्रपति पद के लिए है और राज्यपाल पद के लिए है, इन तीन ही पदों के लिए। फिर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये कहा गया, और वो किसी लाभ के पद पर ना हो।
अब लाभ के पद का जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं होगा या कौन सा पद लाभ का पद होगा। इसके बारे में आर्टिकल 58 में ही एक बात कही गई कि केवल आर्टिकल 58 के संबंध में ये पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। अच्छा, लाभ का पद पे अगर कोई व्यक्ति हो और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो उन्हें अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आर्टिकल 58 में एक स्पष्टीकरण दिया गया और कहा गया कि ये 4 पद ऐसे हैं जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि उन 4 पदों पर यदि कोई व्यक्ति आसीन है तो वो व्यक्ति बगैर इस्तीफा दिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और इन 4 पदों में कौन कौन से पद हैं? एक तो खुद राष्ट्रपति, मतलब ये कि राष्ट्रपति जो है वर्तमान में वो बगैर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ सकता है। दूसरा उपराष्ट्रपति, उसे भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा राज्यपाल, इसे भी जरूरी नहीं है इस्तीफा देने की। और चौथा है मंत्री। अब मंत्री कौन से? कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री, तो तीनों प्रकार के मंत्री। अच्छा, केंद्र सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री, तो चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो चाहे वो राज्य सरकार का मंत्री हो, इन्हें भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 पोस्ट ऐसी हैं जिन्हें इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपके आया, एक प्रश्न आया आपके, लोकसभा अध्यक्ष यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इन 4 में है क्या? उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं कहूं राज्यसभा का सभापति यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखें, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखनी है ये बातें, ठीक है। तो जो इन 4 में नहीं है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, जो इन 4 में है उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हुआ आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं, ध्यान रखें आपकी। फिर देखिए आप आगे अगला बिंदु देखिए, योग्यता के बाद में निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करेगा, चुनाव में वोट कौन देगा। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल के बारे में कहता है। इसका मतलब निर्वाचक मंडल का मतलब कुछ लोग हैं जो वोट देंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अप्रत्यक्ष तो आप जानते ही हैं, डायरेक्ट जनता वोटिंग नहीं करेगी, कुछ खास लोग वोटिंग करेंगे, वो निर्वाचक मंडल में होंगे। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, इसमें ध्यान रखें, 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। 3 प्रकार के लोग हैं। मूल संविधान में 2 ही प्रकार के थे, लेकिन बाद में 1 प्रकार के लोगों को और इसमें शामिल किया गया। तो इलेक्टोरल कॉलेज इसको कहते हैं। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में पहले प्रकार के लोग हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखें, निर्वाचित सदस्य। अब एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा से कितने सदस्य होंगे? तो लोकसभा के तो देखिए हमारे यहाँ वर्तमान में मनोनीत सदस्यों का तो प्रावधान ही समाप्त हो गया 104वें संविधान संशोधन, उसके माध्यम से आंग्ल भारतीय सदस्य तो होते ही नहीं है। तो वर्तमान में इसमें तो होते ही 543 सदस्य हैं, मनोनीत इसमें होते नहीं है, तो टोटल 543 सदस्य पूरे के पूरे भाग लेंगे, सारे निर्वाचित है इसमें। दूसरे प्रकार के सदस्य जो राज्यसभा में हैं, वो राज्यसभा के टोटल सदस्य होते हैं 245, लेकिन इनमें से 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि निर्वाचित लिखा गया है केवल। तो इसमें 233 सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के 776 सदस्य भाग लेते हैं, ये ध्यान रखनी है। जबकि संसद में होते टोटल कितने सदस्य हैं वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 788 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो मनोनीत है वो भाग नहीं लेते, 776 सदस्य भाग लेते हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? पहली बात, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं,
लेकिन फर्क ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो ये सारे सदस्य भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल 776 सदस्य भाग लेते हैं। ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरे प्रकार के सदस्य, वो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखें, यहां भी निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभाएं कितनी? तो विधानसभाएं अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर उस समय राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। तो उसको अगर मैं यहाँ पे केवल राज्य के रूप में लाऊं तो यहाँ पे टोटल सदस्य हो जाते हैं 4020। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल हैं 4020 में। अगर 2022 की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाले केंद्र शासित प्रदेश की सूची में चले जाएंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर को इसी में शामिल इसलिए कर रहा हूं कि तीसरे वाले बिंदु को जो 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और जिस समय जोड़ा गया उसमें दिल्ली और पांडिचेरी ही शामिल थे, अब तो उसमें जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इसी में शामिल कर रहा हूँ राज्य वाले में। 4020 में जम्मू कश्मीर के सदस्य शामिल है विधानसभा वाले। अच्छा, यहाँ आपको विधानसभा भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। विधानसभा का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है विधानमंडल और विधानसभा के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि जिस तरीके से केंद्र में संसद होती है वैसे राज्य में होता है विधानमंडल। संसद के 2 सदन होते हैं अनिवार्य रूप से, एक होती है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। 2 सदन है, दोनों अनिवार्य सदन हैं, जरूरी है होने। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, लेकिन दोनों सदनों का होना जरूरी नहीं है। कुछ राज्यों में 1 सदन भी हो सकता है, कुछ राज्यों में 2 सदन भी हो सकते हैं। जहां पे 1 सदन होगा वहां तो विधानसभा होगी निश्चित तौर पे। तो विधानसभा तो अनिवार्य सदन है, होगी हर राज्य में होगी। लेकिन जिन राज्यों में दूसरा सदन भी है वहां विधान परिषद भी हो जाती है, वरना विधान परिषद कई राज्यों में नहीं होती है। तो विधान परिषद एक तरीके से ऐच्छिक सदन है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जहां मैंने पहले बिंदु में आपके यहाँ पे संसद लिखा है, तो संसद लिखा है इसका मतलब यहाँ संसद के दोनों सदन शामिल हो गए। लेकिन जहां मैंने यहाँ पे विधानसभा लिखा है तो विधानसभा का मतलब केवल इससे है, इसका मतलब विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ये ध्यान रखनी है आपको बात। ठीक है, अगर विधानमंडल लिखता तो दोनों सदन हो जाते, लेकिन विधानसभा लिखा है। चलिए वापस आइए इस बिंदु पे। तीसरा बिंदु जो बाद में जोड़ा गया उसमें कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें जो जोड़ा गया किस किस को, दिल्ली और पांडिचेरी। क्योंकि उस समय इन 2 ही राज्यों में वो जो यूटीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, जहां की विधानसभाएं थी, कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यहां के भी निर्वाचित सदस्य हैं। और ये सदस्य कितने हैं, 70 दिल्ली में है, 30 पांडिचेरी में है, 100। जम्मू कश्मीर वाले भी अब इसमें आ गए वैसे, लेकिन मैंने उसको पहले से उसमें शामिल कर दिया था। मैं यहाँ पे ये केवल 2 ही इसलिए शामिल कर रहा हूं कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 2 को ही शामिल किया गया था। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये तीसरा बिंदु जोड़ा जाता है। पहले ये 2 ही बिंदु थे। ये मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ये विधानसभाओं के निर्वाचित से दिल्ली और पांडिचेरी को ही शामिल इसलिए किया गया क्योंकि बाकी के जो चंडीगढ़ हैं, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है, ये जो और हैं उनमें अपनी विधानसभाएं है ही नहीं, इन 2 ही में विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो इन 2 को शामिल किया गया इसमें।
इस तरीके से ये 3 प्रकार के सदस्यों को आपको याद रखना है। तो अगर हम टोटल सदस्यों की बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो एक तो सदस्य हुए सांसद और दूसरे प्रकार के सदस्य हुए विधायक। सांसद जो संसद के सदस्य हैं, विधायक जो विधानसभाओं के सदस्य हैं। तो सांसद तो हुए 776, देखिए ये रहे, और विधायक हुए 4120। 4020 तो राज्यों वाले और 100 केंद्र शासित प्रदेशों वाले, टोटल विधायक ये हुए। तो इस तरीके से टोटल सदस्य हैं वो 4896। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स होते हैं, वोट देने वाले लोग होते हैं, वोट नहीं होते हैं, वोटर्स होते हैं। वोट तो ज़्यादा होते हैं। वोटर्स और वोट में क्या फ़र्क है? हम जिन चुनाव में भाग लेते हैं उनमें फ़र्क नहीं है, इनमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में टोटल सदस्य संख्या 4896 होती है। ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न आपके आए कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, तीनों प्रकार के याद कर लीजिए। लेकिन प्रश्न आपके ये आए कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो नहीं लेते हैं मैं वैसे आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिए कि नहीं लेते हैं उसमें 2 प्रकार के सदस्यों को ध्यान रखना है कि एक तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब वो मनोनीत सदस्य चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, और चाहे वो विधानसभा का हो, किसी का भी हो, चाहे वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, एक बात। और दूसरे प्रकार के सदस्य कौन भाग नहीं लेंगे? दूसरे प्रकार के सदस्य भाग नहीं लेंगे विधान परिषद के सदस्य। जिन भी राज्यों में विधान परिषदें हैं वो विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है कि ये सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, पर्याप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मुझे ये बताएं लोकसभा अध्यक्ष भाग लेता कि नहीं लेता, वोटिंग करता कि नहीं करता? लोकसभा का सदस्य वोट देगा। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा कि नहीं लेगा? तो देखिए, सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 245 में शामिल नहीं है वो, बल्कि इसमें तो 233 ही भाग लेते हैं, 233 में शामिल नहीं है वो। तो इसलिए राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए ये हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। फिर आगे आप बात कीजिए, वह बात कीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। लेकिन निर्वाचन के बारे में आप बात करें उससे पहले आप बात कीजिए मत मूल्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्यों का जिक्र करते हैं और मत मूल्यों का जिक्र किया गया आर्टिकल 55 में, वैल्यू ऑफ द वोट। मत मूल्य का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझिए। हम जिन चुनाव में भाग लेते हैं उसमें जो भी व्यक्ति वोट देगा उसके वोट की कीमत 1 होगी और हर व्यक्ति के मत का मूल्य बराबर होता है, 1-1। चाहे वो वोट 80 साल के किसी व्यक्ति ने दिया है, चाहे 20 साल के किसी व्यक्ति ने दिया है, चाहे वो वोट कितने ही धनवान व्यक्ति ने दिया है, चाहे कितने ही निर्धन व्यक्ति ने दिया है, चाहे वो वोट कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति ने दिया है, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति ने दिया है, हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर होती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, इसमें मत मूल्य अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो तो बाद में समझिए, पहले ये समझिए क्यों होते हैं। आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों में एक तो होते हैं सांसद, दूसरे होते हैं विधायक। ठीक है, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, वहां से आप इस चीज को ज्यादा शायद बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे मैं सीकर जिले का उदाहरण देता हूं पहले आपको। सीकर जिले की जितनी जनसंख्या है, जितने लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व राज्य में तो करते हैं विधायक और केंद्र में करते हैं सांसद। तो देखिए, मैं 2 प्रकार से आपकी तुलना कर रहा हूं, एक विधायकों की और एक सांसदों की। समझना आप, सीकर जिले की जनता का प्रतिनिधित्व, अगर मैं सीकर जिले का उदाहरण लेकर आपको बताऊं तो प्रतिनिधित्व कितने लोग करते हैं, कितने विधायक करते हैं? 8 विधायक है सीकर जिले में। 8 विधायक सीकर जिले की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में, राजस्थान में। लेकिन इसी सीकर जिले की जनता का प्रतिनिधित्व केंद्र में, संसद में कितने लोग कर रहे हैं? तो संसद में 1 सांसद कर रहे हैं। वर्तमान में सुमेधानंद सरस्वती है,
एक ही सांसद है जिले से। मैं कहूं प्रतिनिधित्व के आधार पर अगर बात की जाए तो इन 8 लोगों के बराबर इस एक व्यक्ति की पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको राजस्थान पे लागू करूं तो राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में कितने लोग कर रहे हैं? तो 200 लोग कर रहे हैं, 200 विधायक है। और इसी राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व केंद्र में संसद में कितने लोग कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं 35 लोग। 25 नहीं है, 35 है। 25 तो लोकसभा में और 10 राज्यसभा में भी है, तो 35 लोग कर रहे हैं। तो मैं कहूं इन 200 के बराबर इन 35 लोगों की पावर हो। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? इस बात को पूरे भारत पे लागू कीजिए। भारत में अगर बात करिए, भारत की जितनी जनसंख्या, उन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में कितने लोग कर रहे हैं? तो विधायक टोटल है 4120। ये टोटल पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अलग अलग विधानसभाओं में कर रहे हैं। लेकिन इसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, इसी जनता का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में कितने लोग कर रहे हैं? तो वो 776 लोग हैं। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि 4120 लोगों के बराबर 776 लोगों को पावर दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में, तो क्या ठीक नहीं है? देखिए, अगर हमने एक एक वोट, प्रति व्यक्ति एक वोट अगर दे दिया होता तो राज्यों के विधायकों के वोट तो हो जाते 4120 और सांसदों के वोट रहते 776, विधायकों के वोट ज्यादा हो जाते। जबकि ये भी 121 करोड़, आज अगर हम 135 करोड़ की बात करें तो 135 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये भी 135 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब ये भी उतनी ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये भी उतनी ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो दोनों के वोटों की कीमत बराबर होनी चाहिए ना, कि जितने वोट इन सब के मिला के हो उतने ही वोट इन सब के मिला के हो, तभी तो ठीक होगा। और तभी ज़्यादा ठीक ये होगा कि केंद्र की जितने हैं, ये केंद्र है, इनके वोटों की कीमत उतनी ही हो जितनी पूरे देश में राज्यों की टोटल हो मिला के, क्योंकि उन सीमाओं के भीतर राज्य अलग अलग सीमा, उसी सीमा के भीतर राज्य अलग अलग क्षेत्र में शासन कर रहे हैं और केंद्र उसी सीमा के भीतर पूरे देश में शासन कर रहे हैं। तो इनकी शक्ति इनके बराबर हो और इनकी शक्ति इनके बराबर हो राष्ट्रपति के चुनाव में, उनके वोटों की कीमत में, ऐसा हो, क्या ये ठीक नहीं? यही ज़्यादा तार्किक तरीका है। इसलिए हमने हर व्यक्ति को एक वोट नहीं दिया, बल्कि वैल्यू ऑफ द वोट निकाला, कि वैल्यू ऑफ द वोट निकाला जाएगा जिसमें मत का मूल्य होगा। कैसे निकलेगा? तो मत मूल्य निकालने के लिए आर्टिकल 55 में विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा उसके लिए तय किया गया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये मत मूल्य का निर्धारण होगा किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे इसका निर्धारण किया जाएगा। विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा? तो उसके लिए कहा गया कि राज्य की जनसंख्या और उस जनसंख्या में भाग दे दिया जाए किसका? उस राज्य के विधानसभा जो है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उसका भाग दे दिया जाए। और ये संख्या और ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इसको फिर से भाग दिया जाए 1000 का, ताकि संख्या छोटी रहे। ये एक विधायक का मत मूल्य ऐसे निकाला जाता है, समझना आप। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर मैं राजस्थान का उदाहरण आपके सामने पेश करूं और 2011 की जनगणना के आधार पर अगर इसको करूं, जनसंख्या का मतलब जो पिछली आपकी जो भी जनगणना है उस बेस पे, तो 2011 की जनगणना के आधार पर मैं बात करूं तो 6 करोड़ 86 लाख की जनसंख्या, और इसमें भाग देता हूं मैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 200 है। फिर इसमें भाग देता हूं मैं अगर 1000 का, तो इसका मतलब इस 3 बिंदु से 3 बिंदु, इन 2 बिंदु से 2 बिंदु, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 343 आता है। समझना आप, एक बात एक उदाहरण के रूप में ही समझना, आपको इसको एक बार पूरी तरीके से याद नहीं करना है, बाद में बात करेंगे हम इस बारे में। 343 एक विधायक का मत मूल्य। आप मुझे ये बताएं, जयपुर के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होगा कि जैसलमेर के विधायक का मत मूल्य? जनसंख्या के आधार पे है ना, बताइए जल्दी से। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मन में सोच रहे होंगे कि जयपुर के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पूरे राजस्थान के 200 का भाग दिया है, जिसमें जयपुर और जैसलमेर सबके शामिल हैं।
एक राज्य के सारे विधायकों का मत मूल्य एक जैसा होता है, ध्यान रखें सब। यूपी के विधायक का देखिए आप, उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य कितना होगा, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा राज्य की जनसंख्या टोटल लगभग 20 करोड़, और उसमें भाग देते हैं हम 403 का, और उसको फिर भाग देते हैं 1000 का। 403 वहाँ के विधानसभा के सदस्य। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो के मैं राउंड फिगर में निकाल रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, केवल आप समझ जाएं इस पूरी थ्योरी को। इन 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ जीरो समझ रहा हूँ यहाँ पे। यूपी के एक विधायक का मत मूल्य आया 500। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य अलग अलग होते हैं। क्यों? 2 आधारों पे अलग अलग होते हैं। एक तो वहाँ की जनसंख्या अलग अलग होती है इसलिए, दूसरा वहाँ की राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होती है इसलिए। तो यहाँ जनसंख्या अलग और विधानसभा के सदस्यों को भाग दिया, यहाँ जनसंख्या अलग और वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग। तो इस बात पे डिपेंड करता है उस राज्य की विधायक का मत मूल्य कितना होगा, 2 बातों पे डिपेंड करता है, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब देखिए सिक्किम का भी समझ लीजिए आप। सिक्किम की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा। वहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख और विधायक 32, और भाग दिया फिर से 1000 का। 3 जीरो से 3 जीरो गए, इसको जीरो समझ लीजिए। सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य लगभग 20। ये भी विधायक है, ये भी विधायक है, ये भी विधायक है। कितना बड़ा डिफरेंस है ये समझाना चाह रहा हूं आपको। यूपी का एक विधायक वोट देगा 500 माने जाएंगे, सिक्किम का एक विधायक वोट देगा 20 माने जाएंगे। हर राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग है। ठीक है, आपको ये आंकड़ा याद नहीं करना है क्योंकि गलत है। गलत ये इसलिए है क्योंकि हमने 2011 के अकॉर्डिंग इसको निकाला है। मूल संविधान में लिखा गया पिछली जो भी जनगणना होगी उसके आधार पे होगा, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि 1957 के चुनाव हुए 1951 की जनगणना के आधार पे हो गए, ठीक, 1967 के चुनाव हुए 1961 की जनगणना के आधार पे हो गए, 1974 के चुनाव हुए 1971 की जनगणना के आधार पे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1976 में एक संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन, और उसमें थोड़ा सा एक संशोधन इस बारे में भी हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार शुरू से ही जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रही थी। जनसंख्या नियोजन के लिए प्रोग्राम, परिवार नियोजन के बहुत सारे प्रोग्राम को पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही थी कि जनसंख्या नियंत्रित होगी तभी हम अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करेंगे और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जनसंख्या नियंत्रण के प्रोग्राम को दक्षिण भारत के राज्यों ने तो बहुत जल्दी अपना लिया, उत्तर भारत के राज्यों ने अभी नहीं अपनाया। तो जिन जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हुई, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई, वहां क्या हुआ, जनसंख्या कम हुई तो वहां राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य भी उनका उतनी तेज गति से नहीं बढ़ा जितना उन राज्यों का बढ़ा जहां पे जनसंख्या तेज गति से बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या जहां ज्यादा बढ़ेगी वहां का मत मूल्य भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, लोकसभा में सीटों का निर्धारण, सीटों की संख्या बढ़ना, जिस राज्य की जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है वहां की लोकसभा की सीटें भी बढ़ जाती है, तो लोकसभा में उस राज्य का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह कि विरोधाभास हो गया। जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रहे थे या जहां जनसंख्या नियंत्रण बेहतर तरीके से हुआ, उन राज्यों की लोकसभा में सीटें उन राज्यों की तुलना में कम तेज गति से बढ़ी। जिन राज्यों की जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी उनकी तुलना में, तो जहां की जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही थी, लोकसभा में भी उनकी सीटें तेज गति से बढ़ रही थी, राष्ट्रपति के चुनाव में भी मत मूल्य उनका ज्यादा हो रहा था, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम गति से बढ़ रही थी वहां की सीटें भी लोकसभा में कम गति से बढ़ रही थी, और वहां के राष्ट्रपति के चुनाव में भी उनके मत मूल्य भी कम गति से बढ़ रहे थे। तो उन खासतौर से दक्षिण भारत के राज्य ऐसे थे। दक्षिण भारत के राज्यों ने इस बात की डिमांड की कि एक तो हम आपकी जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा हमें नुकसान हो रहा है, तो या तो फिर बाद में हमें भी कहिए, हम भी जनसंख्या बढ़ाते हैं। और जो लोग आपकी इस योजना को फेल करने पे तुले हैं, जो लोग आपकी इस तरीके से जनसंख्या तेज गति से बढ़ा रहे हैं, वो एक तरीके से वो आप उनको पारितोषिक कर रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं, जबकि उससे नुकसान हो रहा है।
तो यहाँ पे एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन आता है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संविधान संशोधन द्वारा कह दिया, चूंकि 76 में हुआ और उससे पहले जनगणना 1971 की हुई थी, कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्यों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। और लोकसभा की सीटें भी 1971 की जनगणना तक जो बढ़ गई वहां तक बढ़ गई, उसके आगे लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी, विधानसभा की भी नहीं बढ़ेगी। इस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। लेकिन हम तो केवल अब एक बार मत मूल्यों तक की बात करते हैं। तो वर्तमान में जो मत मूल्य निकाले गए वो किस आधार पे? 1971 की जनगणना के आधार पे मत मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो गलत है, जो मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि 2011 के आधार पे हमने निकाल लिए, जबकि निकाला कौन से आधार पे जाना चाहिए था? 1971 के आधार पे निकाला जाना चाहिए वर्तमान में भी। तो जब हम 1971 के आधार पे निकालेंगे तो ये निश्चित तौर पे कम होंगे कि नहीं होंगे? कम होंगे, क्योंकि 1971 में जनसंख्या कम थी। तो जब जनसंख्या कम थी तो हम राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 129। ध्यान रखेंगे, याद कर लेना इसको, 129। यूपी के एक विधायक का मत मूल्य भारत में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, 208। सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य भारत में सबसे कम है और वो है 7। ये सही आंकड़ा है क्योंकि 1971 के आधार पे है वो। ठीक है, ये राजस्थान का इसलिए याद करना है, ये भारत में सबसे ज्यादा है इसलिए याद करना है, ये सबसे कम है इसलिए याद करना है। तीनों याद कर लीजिए। तो अब सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सांसद का मत मूल्य उतना ही तो होगा जितना टोटल विधायकों का मत मूल्य होगा। टोटल विधायकों का जब मत मूल्य निकाला तो 5,49,474 हुआ। देखना आप, मैं आपको ये संख्या याद नहीं करनी है वैसे, लेकिन विधायकों का टोटल मत मूल्य कितना हुआ? विधायकों का टोटल मत मूल्य निकाला तो 5,49,474 होता है। नागालैंड के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम के, केरल के, तमिलनाडु के सब विधायकों के मत मूल्य 4,120 के निकाल के जब आंकड़ा करते हैं तो ये होता है। तो मतलब सांसदों के भी टोटल 776 सांसदों का करें तो इतना ही होना चाहिए, दोनों का बराबर होगा तभी तो होगा, यही तो बात की थी हमने। तो सांसदों का कितना होगा? तो देखिए सांसदों का निकालने के लिए एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा पहले तो ये देखिए। तो एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए आर्टिकल 55 में सूत्र दिया गया कि समस्त विधायकों के मत मूल्यों का योग, समस्त विधायकों के मत मूल्यों का योग, मतलब 4,120 के, मतलब ये समझ गए आप। और उनमें भाग देंगे हम किसका? 776 का, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब निर्वाचित सांसद। और निर्वाचित सांसद का मतलब 776। तो इसमें जब 776 का भाग देंगे तो एक सांसद का आएगा कि नहीं आएगा? एक सांसद का ही जाएगा। इतना मिला के 776 का होना चाहिए। जो 4,120 का है ना टोटल, इतना उतना ही 776 का होना चाहिए। तो उसमें 776 का भाग देंगे तो एक सांसद का ही जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे तो एक सांसद का जो आया वो आया कितना? 708। हालांकि आया तो था कितना? 708.085 ऐसे करके है, लेकिन आर्टिकल 55 में कहा गया कि पॉइंट से आगे अगर 500 या उससे ज्यादा है तो एक संख्या इसमें जुड़ जाएगी, वरना उतना रहेगा। तो 500 से कम है तो 708 रह गया। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना? 708। एक सांसद का मत मूल्य 708 है। सभी सांसदों का कितना होगा? तो जब 708 तो एक सांसद का है, सभी सांसदों का करेंगे तो 776 से गुणा करेंगे तो ये संख्या जो आएगी वो 5,49,408। हालांकि इतनी होनी चाहिए, कायदे से दोनों के बराबर होनी चाहिए ना, लेकिन वो कम आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि वो पॉइंट जो इसके आगे लगाया था 085 उसको हमने हटा दिया ना, फिर 708 रखा। तो वो जब 776 से गुणा करते हैं उसको तो उतनी कम हो जाती है फिर। तो विधायकों के टोटल वोट इतने हैं, सांसदों के टोटल वोट इतने हैं, ये ध्यान रखना है। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको ये बता रहा हूं, इसलिए ये आंकड़ा लिख रहा हूं क्योंकि वोट देने वाले लोग तो हैं 4,896 और वोट है टोटल ये दोनों मिला के 10,98,882। ये टोटल वोट होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये तो वोट है, जबकि वोटर्स है 4,896।
तो वोटर्स और वोट में फर्क है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये ध्यान रखना है आपको। क्या आप समझ पा रहे हैं? विधायक का मत मूल्य उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की से भाग देंगे और 1000 का और भाग देंगे तो आ जाएगा। और सांसद का मत मूल्य टोटल विधायकों के मत मूल्यों में जब टोटल सांसदों का, निर्वाचित सांसदों का भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708 है। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो सिक्किम का सांसद हो, चाहे वो यूपी का सांसद हो, सबका बराबर 708। समझ पा रहे हैं आप ये बात? इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब मत मूल्य निकाला जाता है। अब आगे समझ लीजिए आप निर्वाचन की बात। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कैसे होती है, चुनाव कैसे होता है, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 55 में। अब तक हमने आर्टिकल 52 पढ़ा है, 53 पढ़ा है, 58 पढ़ा है, 54 पढ़ा है और 55 पढ़ा है। 55 हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 55 में चुनाव प्रणाली दी गई कि राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से ऐसे ऐसे होगा, ये कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक आर्टिकल और मैं यहां पे बता देता हूं। आर्टिकल 71 का तीसरा क्लोज बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 71(3) कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद को है। ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। और संसद ने इस अनुच्छेद के तहत कानून बनाया राष्ट्रपति का जो पहला चुनाव हुआ उसके पहले। और वो कानून का नाम क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। और ये अधिनियम आता है 1952 में। और इस एक्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारी की सारी बातें, सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया, सारे बिंदु छोटे से लेकर सब उसमें दे दिए गए। क्योंकि देखिए चुनाव जो आर्टिकल 55 में दिया गया ना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसमें तो संविधान की तो अपनी सीमा है, उसमें तो 10-15 लाइन है। उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के सारा जिक्र थोड़ा ना हो सकता है। कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कौन घोषणा करेगा, उसका निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, वो नामांकन पत्र कैसे देगा, वो सारी बातें थोड़ा ना आ सकती है उसमें तो मोटी मोटी बात है बस। उसके तहत फिर बाद में जब संसद को अधिकार दिया गया कि संसद कानून बना सकते हैं, तो संसद ने जो कानून बनाया उसमें विस्तार से एक एक बिंदु को, सबको शामिल कर लिया। उसको सब बातें जो आर्टिकल 55 में नहीं थी, उन प्रक्रियाओं को, सारी की सारी प्रोसेस को उसमें शामिल कर लिया, कैसे चुनाव होगा। और वो प्रोसेस इस कानून में दिया गया है। तो पहले मैं चुनाव में आर्टिकल 55 में जो बात नहीं है वो इसमें है, 1-2 बातें वो मैं आपसे करने वाला हूं कि कौन कौन सी 2-3 बातें हैं। एक बात तो है, वो है आपकी जमानत राशि की। इसकी जरूरत क्या पड़ी, पहले तो ये देख लीजिए। देखिए जमानत राशि का प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव मान लीजिए आर्टिकल 58 के तहत तो कोई भी लड़ सकता है जो 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, करोड़ों लोग मिल जाएंगे आपको। आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 2022 में, और इन चुनावों में नामांकन पत्र, ये मानिए कि 10,000 लोगों ने नामांकन पत्र भर दिया कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम चारों प्रकार की योग्यताओं को पूरा करते हैं। मान लीजिए 10,000 लोगों ने भर दिया। 10,000 की संख्या ज्यादा नहीं है इन करोड़ों के देश में। 10,000 को भी छोड़िए, 1,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया राष्ट्रपति के चुनाव का, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। 1,000 लोगों की लिस्ट है, प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, वो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव की गरिमा बनी रहेगी? क्या राष्ट्रपति का चुनाव मजाक नहीं बन जाएगा? 1,000 अगर प्रत्याशी होंगे तो हम ये करने के लिए, ताकि ऐसे प्रत्याशियों को राष्ट्रपति के चुनाव से दूर रखा जाए जो कि राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, केवल मजाक के तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने 2 प्रावधान खासतौर से यहां पे इस कानून में किए। संविधान में नहीं है वो दोनों प्रावधान। एक तो है जमानत राशि का और दूसरा है नामांकन पत्र का। जमानत राशि नामांकन पत्र के साथ ही होती है और वर्तमान में वो 15,000 रुपए की राशि।
आरबीआई में जमा करानी होती है, भारतीय राजकोष में जमा करानी होती है। यदि उसको कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 मत मिल जाते हैं तब तो पैसे वापस मिल जाते हैं, वरना उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, जिसे जमानत जब्त होना कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात यह कि जमानत राशि का ये जो प्रावधान किया गया, ये प्रावधान कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है रोक लगाने के लिए, क्योंकि 15,000 रुपये तो कोई भी जमा करा देगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ये प्रावधान ज़्यादा प्रभावी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरते समय वो नामांकन पत्र कम से कम 50 सदस्यों द्वारा तो क्या होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए, और अन्य 50 सदस्यों द्वारा वो अनुमोदित होना चाहिए। अन्य 50 सदस्य का मतलब है कि दूसरे वाले 50 सदस्य पहले वाले 50 सदस्यों से अलग हो, भिन्न हो। समझ रहे हैं आप? और ये 100 सदस्य कौन होंगे? ये 100 सदस्य होंगे वो 4,896 में से जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है, जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। उनमें से 100 सदस्यों की सिफारिश कराना जरूरी होगा। मतलब 100 सदस्यों की रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब यह मामला हो गया टेढ़ा ऐसे लोगों के लिए जो गंभीर नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। 100 सदस्यों के रिकमेंड कराना आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे ये विवाद का विषय रहा कि ये तो लोकतांत्रिक नहीं है। जब डेमोक्रेसी देश में है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तो सबको अधिकार होना ही चाहिए। आप एक तरीके से लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इसका मूल्यांकन करें तब आप पाएंगे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से क्यों ना रोका जाए जो लगभग 5,000 वोटर्स में से 100 वोटर्स की 100 लोगों की सिफारिश करने के भी काबिल ना हो। इसका मतलब गंभीर नहीं है। तो क्यों फिर बाद में इस तरीके से उसे शामिल होने दिया जाए और क्यों मजाक बनाई जाए इस चुनाव की? वैसे अगर देखें तो बिल्कुल ठीक है ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया। तो इस तरीके से ये 2 प्रावधान ये शामिल किए गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में। ध्यान रखें आप। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं हम आगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसका जिक्र किया गया आर्टिकल 55 में, और आर्टिकल 55 में समझिए कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। ध्यान रखें, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नाम कभी कभी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी आता है। तो एक ही बात है ये, एकल संक्रमणी कह दीजिए चाहे एकल हस्तांतरणी कह दीजिए, या फिर इसका नाम हेयर प्रणाली भी आता है। हेयर प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रणाली को विकसित करने वाले व्यक्ति थॉमस हेयर थे, उन्हीं के नाम से इसे हेयर प्रणाली कहते हैं। और इंग्लिश में अगर नाम इसका ध्यान रखें तो और भी अच्छा है, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मतलब ये कि सिंगल वोट, हर व्यक्ति सिंगल वोट देगा, एक ही वोट देगा, लेकिन वो वोट कैसा होगा? ट्रांसफरेबल होगा। ए को वोट दिया, लेकिन अगर ए दौड़ से बाहर हो गया तो ट्रांसफर होकर बी को या सी को या डी को या ई को, जो भी है उसको जा सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। कैसे होता है समझते हैं हम। राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ होगा? सांसद हैं वो वोट संसद में देंगे, अपने अपने सदन में। विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभाओं में वोट देंगे, अपने अपने राज्य की विधानसभाओं में। निर्वाचन अधिकारी इसका कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव दोनों बारी बारी से इसके निर्वाचन अधिकारी होते हैं। मान लीजिए एक बार लोकसभा का महासचिव हो गया, अगली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो राज्यसभा का महासचिव होगा। तो ये इसके निर्वाचन अधिकारी के रूप में होते हैं, जिनके सामने वो नामांकन पत्र पेश करते हैं। ठीक है, चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। भारतीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ये चुनाव कराता है राष्ट्रपति का, आप जानते ही हैं। चलिए,
देखिए ये एकल संक्रमण मत प्रणाली कैसे होती है, समझिए आप इसको। हम जिन चुनाव में भाग लेते हैं उनमें क्या होता है, मान लीजिए 4 लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, चुनाव में खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के। हम जिन चुनाव में भाग लेते हैं उसमें मान लीजिए सी को वोट देना है, सी के आगे बटन दबा दिया, बात खत्म, वोट पड़ गया, इतना ही है। किसी को ए को देना है तो ए के आगे का वोट बटन दबा दिया, वोट पड़ गया। अगर मशीन से नहीं हो रहा है तो इसके आगे मोहर लगा दी, जिसको वोट देना है उसके आगे मोहर लगा दो, वोट हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। मान लीजिए 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 10 लोग भी लड़ सकते हैं, 20 लोग भी लड़ सकते हैं, कई लोग लड़ सकते हैं, मान लीजिए 4 लड़ रहे हैं, ABCD है वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी वोट देने वाले व्यक्ति को पसंद के आधार पे वरीयताएं देनी होती है। इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे पहली पसंद कौन है, मतलब आपकी पहली पसंद को आपको 1 नंबर देना है। मान लीजिए मुझे पूछ रहे हैं कि पहली पसंद, मुझे वोट देने का अधिकार है, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में, अज्यूम कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, बी को वोट देना चाहता हूँ तो बी के आगे 1 नंबर लिख देना है, ठीक है, हो गया। लेकिन वोट डला नहीं है अभी। अब आपको ये देखना है कि इन बाकी में से आपकी दूसरी पसंद कौन है। ए तो पहली पसंद है, लेकिन ए नहीं तो कौन, या फिर बी आपकी पहली पसंद है तो बी नहीं तो फिर कौन, दूसरे नंबर पे कौन। मान लीजिए मुझे बी पे डी दूसरे नंबर पे पसंद है तो उसके आगे 2 नंबर लिखना होगा। मुझे सी तीसरे नंबर पे पसंद है तो सी के आगे 3 नंबर लिखना है। डी चौथे नंबर पे है, बिल्कुल पसंद नहीं है, चौथे नंबर पे दे दिया। 10 है तो 10 वरीयताएं देनी पड़ेगी, 20 है तो 20 वरीयताएं देनी पड़ेगी। जितने प्रत्याशी होंगे उतनी वरीयताएं देनी पड़ेगी। किस आधार पे, अपनी पसंद के आधार पे, अपनी चॉइस के आधार पे। तो चॉइस लिखनी पड़ती है, ये आपकी चॉइस है, बी आपकी फर्स्ट चॉइस है, डी आपकी सेकंड चॉइस है, सी आपकी थर्ड चॉइस है, ए आपकी फोर्थ चॉइस है, और ये तो मेरी चॉइस है। इसका मतलब जो कोई दूसरा व्यक्ति इनको वोट दे रहा है उसकी चॉइस चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी की फर्स्ट चॉइस सी हो, किसी की फर्स्ट चॉइस डी हो, किसी की सेकंड चॉइस ए हो, ये तो हो ही जाएगा ना। इस तरीके से वोटिंग होती है। मतलब वोट एक ही देगा हर व्यक्ति, लेकिन उसमें चॉइस भरनी होगी हर कैंडिडेट के सामने, ठीक है। ये कोई जटिल चरण नहीं है, बहुत सामान्य सा है। जटिल चरण इसकी मतगणना का है। और मतगणना में जटिल चरण कैसे है, देखिए आप। मान लीजिए मतगणना हो रही है। मतगणना में क्या होगा, सबसे पहले जो भी इनवैलिड वोट हैं उन इनवैलिड वोटों को निरस्त किया जाता है और उन्हें निरस्त कर दिया गया। अब वैलिड वोट जो बचे उनका एक न्यूनतम कोटा निकालना पड़ेगा। न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, मतलब यह कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। और न्यूनतम कोटे में क्या होता है, न्यूनतम कोटा निकाला जाता है कि कुल डाले गए वैध मत और उसमें भाग दिया जाता है 1 + 1 और इसमें जोड़ा जाता है +1। ये 1 + 1 के जो मैं 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये टोटल वोट जितने भी डले, जो वैलिड वोट है, उसमें ये एक तो प्रतिनिधित्व करता है नंबर ऑफ द पोस्ट। राष्ट्रपति की पोस्ट कितनी है, हमें कितने राष्ट्रपति बनाने हैं, 1 बनाना है। और जितने चुने जाने हैं उनमें से 1 जोड़ना है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में तो 2 का ही भाग लगेगा। इसका मतलब एकल संक्रमण मत प्रणाली में यदि आपको अगर एक साथ 3 कैंडिडेट चुनने हैं तो उनका चुनाव भी हो सकता है। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है हमारे यहाँ, वो भी एकल संक्रमण से है। तो मान लीजिए आपको 3 सदस्य चुनने हैं तो 3 + 1 का भाग लग जाएगा। जैसे राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव है, एक बार में 3 सदस्य चुनते हैं, दूसरी बार में 3 चुनते हैं, तीसरी बार में 4 चुनते हैं, ऐसे होता है ना। 3 सदस्यों का चुनाव करना तो 3 + 1 का 4 का भाग लग जाएगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा। यहाँ चूंकि 1 ही है तो 1 + 1 है, 2 का भाग लगा, 1 जुड़ गया। ये न्यूनतम कोटा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। और अब यहां देखिए मतगणना कैसे होगी। सबसे पहले प्रथम चरण की मतगणना चलेगी। प्रथम चरण की मतगणना में पहली पसंद के आधार पर मतों को गिना जाता है। मान लीजिए टोटल वोट जितने भी हैं, अब उसमें मान लीजिए पहला वोट खोला, पहले वोट में 1 नंबर डी के आगे लिखा है, इसका मतलब वो वोट डी के खाने में चला गया। दूसरा वोट उठाया,
उसमें बस एक नंबर देखेंगे, पहली पसंद देखेंगे। बस पहले चरण में केवल पहली पसंद देखी जाती है कि उसकी पहली पसंद का वो वोट किसको दिया गया है। दूसरा वोट खोला, उसमें पहली पसंद बी क्या गया, ये बी को चला गया वोट। तीसरा खोला, उसमें पहली पसंद ए की है तो ए को चला गया। इस आधार पर जितने भी वोट हैं वो वोट उठा उठा के उनको 4 भागों में बांट दिए जाते हैं, ए बी सी और डी। 4 भाग, अगर 4 कैंडिडेट है तो, अगर 10 कैंडिडेट है तो 10 भागों में हो जाएंगे। जितने कैंडिडेट हैं उनके हिस्से में वो चले जाते हैं वोट। अब उनके मत मूल्यों के आधार पे उनके वोट काउंटिंग होती है। मान लीजिए पहले ही चरण में किसी को न्यूनतम कोटा मिल गया तो क्या होगा, तो वो जीत जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो विजयी हो जाएगा। लेकिन पहले चरण में अगर किसी को न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस प्रत्याशी को दौड़ से बाहर कर देंगे जिसको पहले चरण में सबसे कम वोट मिले, सबसे कम वोट मिले, वो दौड़ से बाहर। मान लीजिए 4 है तो एक दौड़ से बाहर हो जाएगा जिसको सबसे कम वोट मिले, ABCD में से जिसको भी सबसे कम मिले दौड़ से बाहर। और अब जो दौड़ से बाहर हुआ उसके जो वोट हैं उसके वोटों को बाकी 3 में या फिर बाकी जितने बचे उनमें बांट देंगे हम। किस आधार पे बांटेंगे, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ABCD 4 थे, मान लीजिए D दौड़ से बाहर हो गया तो D के पास जितने भी वोट हैं उन वोटों को बाकी ABC में बांटेंगे। D का पहला वोट उठाया जो D का था, उसको खोला, पहली पसंद तो उसमें D के लिखी थी इसलिए तो D का वोट है वो, ध्यान से समझना आप। उसमें एक नंबर D के आगे तो लिखा है तभी तो पहले चरण में वो D का वोट है। अब उसमें देखेंगे 2 नंबर की पसंद किसके आगे लिखी है। अब 2 नंबर की पसंद या तो A की हो सकती है, या B की हो सकती है, या C की हो सकती है, किसी ने किसी के आगे तो 2 नंबर लिखा है, जिसके आगे भी 2 नंबर लिखा है वो उसी का वोट हो गया। D के वोट देखिए ट्रांसफर हो रहे हैं, मैंने कहा ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल वोट है लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे में। कौन सी सूरत में, यदि पहले चरण में किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है तब। इस आधार पे 2 नंबर जिसके आगे लिखा है अलग अलग वोट में वो उसके ट्रांसफर होते चले जाएंगे। और यदि उस स्थिति में दूसरे चरण में यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा मिल गया तो वो जीत जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं मिला तो ये प्रक्रिया आगे से आगे तीसरे चरण में चलती चली जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के अब तक के जितने चुनाव हुए 1952 से लेकर 2017 तक के अब तक के जितने चुनाव, केवल छोड़कर एक 1969 के चुनाव को, सब चुनावों में पहले चरण में ही रिजल्ट आ जाता है, न्यूनतम कोटा मिल जाता है। 1969 के चुनाव में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को दूसरे चरण के मतगणना में हराया था, क्योंकि पहले चरण में रिजल्ट नहीं निकला था, नजदीकी मुकाबला हुआ और वीवी गिरी उसमें विजयी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। 1969 के चुनाव को भी ध्यान रखना है, ये काउंटिंग होती है इस तरीके से। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव की ये काउंटिंग सारी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इस चीज़ को शायद अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। फिर भी समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस देखें, उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं फिर से आपकी इन समस्याओं को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये पूरी प्रोसेस समझ आ जाए। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से संपादित होता है। अब उसका कार्यकाल कितना है, कैसे पद से हटाते हैं, उसकी शपथ कैसे होती है, आकस्मिक रूप से रिक्ति कैसे होती है, उसके विशेषाधिकार क्या हैं, वो सब बातें वो हम आगे करते हैं अगली कक्षा में। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।